कोई अपने संगत और जोग तंद्रा की शिविर में उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत सेवज भाव। आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि यह कोई अपने संगत सप्ताह में 4 दिन मंगल, बुध, गुरु और शुक्र को लाइव प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम में हम प्रकृति के रहस्यों, प्रकृति के शक्तियों के साथ साथ हमारे पूर्वजों की जो प्राकृतिक जीवन दर्शन है उसको समझने का प्रयास करते हैं और साथ में उसका अभ्यास भी करते हैं। अभी तक के सत्रों पर हम लोगों ने लगातार योग तंद्रा, मोद विरसी, योग आदि का अभ्यास करते हुए साथ में कड़ी दर कड़ी चल रहे विषय वस्तु जिसमें उत्पत्ति, स्थिति, विनाश और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। योग और तंद्रा हमारे शंभू शेख द्वारा खोजा गया, उसके द्वारा स्थापित किया गया, उनके द्वारा प्रमाणित किया गया कि विधा है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर के पावर को, अपने भीतर की शक्ति को प्रकृति की शक्ति के साथ कनेक्ट करके उसको जागृत कर शक्तिशाली होने का अनुभव करते हैं। प्रकृति में हर एक चीज अलग अलग तत्वों या अलग अलग चीजों से मिलकर के बनता है और जब वो अलग अलग चीज न मिले तो कोई नया चीज नहीं बन सकता। जैसा कि हम उदाहरण देते हैं हर बार कि यदि प्रकाश को पैदा करना हो तो प्रकाश को पैदा करने के लिए दिया और दिए के साथ में बाती और तेल और साथ में ऑक्सीजन आदि का सही तरीके से संतुलन स्थापित किया जाए तब वो दिया जलता है और प्रकाश पैदा करता है। सिर्फ दिया हो, उसमें तेल ना हो तो भी प्रकाश पैदा नहीं होगा। और यदि दिया और तेल दोनों हैं पर बाती ना हो तो भी प्रकाश पैदा नहीं होगा। और साथ में उसमें माचिस, आग को शुरुआत करने वाला कोई आग का चिंगारी की जरूरत पड़ता है। और साथ में हवा संतुलित अवस्था में हो। यदि तूफान चलता होगा, आंधी चलता होगा, उस समय भी वो दिया नहीं जलेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका अपना अपना काम कर रहा है, सब अलग अलग है। हमारा शरीर अलग है, हमारा मन अलग है, हमारा बुद्धि अलग है, हमारा अवचेतन मन अलग है, और ये प्रकृति अलग है। जब तक सब एकाकार होकर के किसी एक ही शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक लाइन में जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई विशेष शक्ति, विशेष पावर हमको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में शरीर, मन, बुद्धि, आपकी सोच, आपकी भावना
इस सबको एक सिरे में ला करके उसको अभ्यास करने की जो विधा है, उस विधा को योग और तंद्रा कहते हैं। जिस प्रकार से माचिस को पता नहीं होता है कि उसके भीतर चिंगारी है, उसको तब पता चलता है जब उसको रगड़ा जाता है और जब चलता है। उसी प्रकार से हम सबको भी अज्ञानता के कारण से ज्ञात नहीं होता कि हमारे भीतर कितनी पावर है, कितनी शक्तियां हैं। जिस प्रकार से बीज को पता नहीं होता कि उसके भीतर एक पूरा का पूरा पेड़ है, उसी प्रकार से हम सबको भी पता नहीं होता कि हमारे भीतर भी एक पूरा का पूरा संसार है। प्रकृति के हर एक चीजों के भीतर अथाह पावर भरा हुआ है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। पानी में प्यास बुझाने की क्षमता है, आग में जलाने की क्षमता है, और वायु में जीवित कर देने की क्षमता है, जीवन पैदा कर देने की क्षमता है। अब ये सारे तत्व हमारे भीतर संतुलित मात्रा में है, उसके बावजूद भी हम भीतर से अंधेरे हैं, भीतर से अंधकारमय हैं, दुखमय हैं, पीड़ा में ग्रसित हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं। इतने ढेर सारे समस्याओं से घिरे हुए हैं कि 24 घंटा रात दिन सोते जागते दुख के अलावा सुख याद ही नहीं रहता। जब हम सोते हैं, जब लोग सोते हैं, तो सोते अवस्था में भी, नींद की अवस्था में भी वो दुख, पीड़ा, कष्टों से भरा हुआ सपने देखते हैं। जागते हुए अवस्था तो दुखों से भरा हुआ है, नींद भी दुखों से भरा हुआ है। अब ये सब अज्ञानता के कारण से हो रहा है, और उन अज्ञानताओं को हम दूर कर सकते हैं हमारे शंभु से एक द्वारा स्थापित योग और तंद्रा से। और योग और तंद्रा का मूल सिद्धांत है हमको भीतर के मन को, बुद्धि को और चेतन मन को एकाकार करना, प्रकृति के पावर से कनेक्ट करना। जिस प्रकार से हमारे घर में बिजली के बल्ब तो लगे हैं, किंतु उसमें ट्रांसफार्मर से जब तक पावर का सप्लाई नहीं होगा तब तक बल्ब जलेगा नहीं। और सिर्फ पावर सप्लाई होने से बल्ब नहीं जलेगा, बल्कि उसका अर्थिंग जमीन में गड़ा होता है। 2 प्रकार के तार होते हैं, अर्थिंग और फेस। एक तरफ से पावर आता है और दूसरी तरफ पावर जमीन में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। ऐसा होने से ही बल्ब जलता है। एक जगह ठहराव में वो गतिशील होना चाहिए। और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए योग और तंद्रा करना जरूरी है। और योग और तंद्रा का प्रारंभिक अवस्था अपने सांसों पर ध्यान देना, क्योंकि ये श्वास हमारा नियंत्रण का केंद्र है, हमारे जीवन का नियंत्रण का केंद्र है श्वास। हम सांसों को देखना शुरू करते हैं तो हमारा मन नियंत्रित होने लगता है, हमारा बुद्धि सक्रिय होने लगता है।
क्योंकि श्वास ही हमारा जीवन है और हम श्वास पर जरा भी ध्यान नहीं देते। तो श्वास को देखने का तरीका यह है कि अपने हाथ को, बायां हाथ को पेट पर रखेंगे। चलिए आज का अभ्यास जो है पहले करेंगे। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाएंगे, कमर पीठ सीधा करके। अपना ये बायां हाथ पेट पर रखेंगे, नाभि से नीचे, नाभि से नीचे। और श्वास को बाहर इतना छोड़ें कि पेट अंदर दबे और दबते हुए पेट को हाथ से महसूस करें। पेट को पूरा भीतर दबा दें पूरे ताकत के साथ और श्वास को बाहर ही रोक करके रख दें। तब आपको लग रहा होगा कि श्वास लेना चाहिए, तब आप श्वास भीतर भरें नाक से। जब आपने श्वास भरा तो पेट बाहर निकला, हाथ से महसूस हुआ। अब फिर से जो है पेट को अंदर दबाएं। आपका ध्यान जो है श्वास पर होने के बजाय पेट को भीतर दबने के ऊपर होना चाहिए। पेट को अंदर दबाएं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाना है। पेट को जितना अंदर दबा सकते हैं दबा करके रखें। श्वास को बाहर छोड़े रखें। अब आपको लगता है कि श्वास भरना जरूरी हो गया, तो फिर से गहरा लंबा श्वास भरें। पूरा फुल वॉल्यूम के साथ श्वास को भरें। उसके बाद फिर से श्वास को बाहर छोड़ें और पेट को अंदर दबाएं। पेट पूरी तरह से अंदर दब जाए। फिर से श्वास भरें। फिर से श्वास को बाहर छोड़ें। फिर से भरें। फिर से पेट को पूरी तरह से अंदर दबा करके श्वास को बाहर छोड़ें। बीच बीच में आप इसको ऐसा करते रहेंगे। अभी जो हमारा विषय वस्तु चल रहा है, किस प्रकार से हमारे पूर्वजों की सभ्यता संस्कृति विकसित हुआ, चरम अवस्था में पहुंचा और कैसे विनाश हुआ। और विनाश होने के बाद एक स्थिति आता है कि अपने आप को बचा करके रखना। प्रकृति से हमको सीखना है कि प्रकृति में जब जंगल में आग लग जाता है, जब जंगल में आग लगता है तो सब कुछ जल करके नष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि जंगल में अब कुछ बचा ही नहीं। कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाते हैं, सांप बिच्छू जल के नष्ट हो जाते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे जल करके नष्ट हो जाते हैं, घास फूस जल के नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जंगल में अब कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ जल करके राख हो गया, ऐसा लगता है। किंतु जब फिर से बरसात आता है, फिर से वर्षा ऋतु आता है, तो जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। फिर से बहुत से कीड़े मकोड़े उसमें आ जाते हैं, सांप बिच्छू आ जाते हैं, सभी प्रकार के जीव जंतु फिर से उस जंगल में आ जाता है। ये आता कैसे है? क्योंकि उसका बीज जमीन के नीचे सुरक्षित रहता है। जब जंगल में आग लगा तो प्रकृति ने बीज को सुरक्षित कर लिया। कीड़े मकोड़ों के अंडे को, उसके लार्वा को,
पेड़ पौधे के दाने को, उसके बीज को प्रकृति ने सुरक्षित कर लिया, कंदमूल के रूप में, जड़ के रूप में। जब अनुकूल परिस्थिति आया तो फिर से वो अंकुरित होकर के हरा भरा हो गया। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन है। जीवन में जब भी कितनों कष्ट आ जाए, कितनों बड़ा तकलीफ आ जाए, कितनों बड़े संकट आ जाए, उस समय आपको शांत रह करके अपने बीज को, अपने भाव को, अपने शक्ति को सुरक्षित रखने का समय होता है। हम सब किसान लोग हैं तो जानते हैं कि जब फसल तैयार हो जाता है तो लोग बीज को सुरक्षित रखते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर फिर से खेती करने के लिए उस बीज को निकालते हैं और जमीन पर उगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जब हमारी सभ्यता, संस्कृति बाह्य आक्रमणों के कारण से, बाह्य घुसपैठ के कारण से जब खत्म होने के कगार पर आ गया, उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी सभ्यता, हमारी व्यवस्था को हमारे पूर्वजों ने बीज के रूप में सुरक्षित रखा। अब फिर से अंकुरित होने का समय आ चुका है। फिर से गंड व्यवस्था, गोंदोला व्यवस्था को हरा भरा करने का अनुकूल परिस्थिति आ चुका है, आ रहा है। और इस मौसम में, जिस मौसम में हमारी गंड व्यवस्था फिर से हरा भरा होगा, फिर से ये दुनिया समृद्ध होगी, फिर से शंभु शेख और पारिक उपालिंगों के दर्शन यहां पर सक्रिय होगा, चारों तरफ खुशहाली होगी, उस अनुकूल समय का हजारों वर्षों से इंतजार के बाद अब वो समय पुनः आ रहा है, जिसको पुनर्निर्माण की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। गंड व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना है। एक तरफ जब बुरी शक्तियां बढ़ती है, आप फिल्मों में भी देखते हैं कि दो प्रकार की शक्तियां होता है। एक बुरी शक्ति विलेन होता है जिसमें, और एक हीरो होता है। जैसे जैसे बुरी शक्तियां बढ़ती है, विलेन का ताकत बढ़ता है, वैसे उसके अपोजिट, उसको हराने के लिए हीरो लोगों का भी, नायक लोगों का भी ताकत उसी लेवल के बढ़ता है। जितना बड़ा विलेन होता है उतना बड़ा हीरो भी होता है। आज जब सारे जंगल कटने की स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहा है, सभी पानी को प्रदूषित किया जा रहा है ताकि बोतल वाला पानी, उद्योग में बनाया हुआ पानी बेचा जा सके। सारे जंगलों को काटा जा रहा है ताकि फैक्ट्रियों में बने हुए ऑक्सीजन का मार्केटिंग किया जा सके। सारे खेतों को बर्बाद किया जा रहा है ताकि उद्योग में बने हुए अनाज के पैकेट बेचा जा सके। सारे प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करके औद्योगिक संसाधन बनाने की प्रक्रिया किया जा रहा है। ठीक उसी समय हमारा यह आर्थिक गण व्यवस्था का अभियान, कोया पुनः संगत का अभियान चालू हुआ है। इसका मतलब यह है कि कुदरत ने वो अनुकूल परिस्थिति निर्माण किया है कि हम इन बुरी शक्तियों को परास्त करें, हम इस धरती को, इस पृथ्वी को और इसमें रहने वाले सभी जीव जंतुओं को बचाने की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। तो इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में हम समझ रहे थे पिछले सत्रों पर कि किस प्रकार से हमको अपने गांव को मजबूत करना है,
गांव और मोहल्ला ये हमारा बेस है, हमारा मूल इकाई है, मोहल्ला विशेष करके। प्रत्येक मोहल्ला में हमारा मोहल्ला कमेटी का निर्माण हो, जिसमें क्लब के रूप में स्थापित करने का कार्य योजना बनाया गया है। आर्थिक गण व्यवस्था का ही एक इकाई है मोहल्ले लेवल की क्लब। ब्लॉक लेवल पर टीआरसी होगा। टीआरसी का मतलब ट्राइबल रिसोर्स सेंटर, आदिवासी संसाधन केंद्र। लेकिन गांव लेवल पर हमारा और गांव के मोहल्ले लेवल पर हमारे टीआरसी किसान क्लब, टीआरसी महिला क्लब, टीआरसी युवा क्लब का सूची बनाना, उनका संगठन तैयार करना और संगठन तैयार करके एक दिशा में काम करना। हमारे सबके शक्तियां बिखरा हुआ है, हर एक व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, सब लोग अलग अलग जगह कुआं खोदने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी सफलता मिल नहीं सकता। सारे चीटी लोग मिल करके अपने लिए कॉलोनी बनाते हैं, अपने लिए अनाज संग्रहण करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। सभी चीटी मिल करके एक साथ काम करते हैं, लेकिन हम सब लोग बिखरे हुए हैं। सब अपने अपने निजी धन इकट्ठा करने में, निजी संपत्ति बनाने में, निजी कार्यों में इतना व्यस्त हैं, इतना बिजी हैं कि आधा घंटा एक घंटा भी समाज के लिए समय नहीं निकाल सकते। न श्रम दे सकते हैं, न समय दे सकते हैं। ऐसे में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के लिए गांव के सभी लोगों को एक साथ, एक दिशा में, एक ताकत से काम करना होगा। अब इसके लिए एक विचारधारा का होना जरूरी है। और एक विचारधारा कब आएगा? जब हर मोहल्ले में आदिवासी किसानों का टीआरसी किसान क्लब, आदिवासी महिलाओं का टीआरसी महिला क्लब, आदिवासी युवाओं का टीआरसी युवा क्लब का गठन होगा। और मोहल्ले में एक जगह अपना जमीन सुरक्षित रखना है, चाहे वो राजस्व का जमीन हो, चाहे वन विभाग का जमीन हो। 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ आपको आरक्षित करना है अपने मोहल्ले में, सार्वजनिक हित के लिए, मोहल्ले के हित के लिए। क्योंकि यदि आपने अभी आरक्षित नहीं किया तो भविष्य में कभी आरक्षित नहीं कर पाएंगे। और उस मोहल्ले की जो जमीन है, उस जमीन पर मोहल्ला उद्यान, मोहल्ला पार्क की तरह उसको डेवलप करना है। वहीं पर मोहल्ले का गोकुल होगा, अध्ययन केंद्र होगा, शिक्षा केंद्र होगा। वहीं पर योग और तंत्रा अभ्यास के केंद्र भी होंगे, वहां पर मीटिंग होगा। और जो वेबिनार है या हमारे विभिन्न कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों का प्रसारण के लिए वहां पर प्रोजेक्टर या स्क्रीन की व्यवस्था होगी, एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था होगी भविष्य में। हर मोहल्ले में ऐसा करना है। मोहल्ले लेवल पर अपनी संपत्ति को बढ़ाना है। मोहल्ले लेवल पर उस मोहल्ले की कितनी संपत्ति, इस संपत्तियों का लेखा जोखा तैयार करना है। चाहे व्यक्तिगत संपत्ति हो या सार्वजनिक संपत्ति हो, या राजस्व की संपत्ति हो या वन विभाग की संपत्ति हो, उसका रिकॉर्ड बनाना है, उसको रजिस्टर में लिखना है। और उन संपत्तियों से किस प्रकार से आय निर्मित करना है,
उन संपत्तियों का प्रबंधन कैसे हो, सार्वजनिक प्रबंधन कैसे हो, सामुदायिक प्रबंधन कैसे हो, और उस सामुदायिक प्रबंधन से सामुदायिक इनकम, सामुदायिक आय कैसे निर्माण किया जाए, इस विषय पर कार्य योजना तैयार करना। मोहल्ले लेवल पर ही बहुत बड़े एरिया में जमीन होता है, 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन तो एक मोहल्ले में होता है। वो जमीन बरसात के दिनों में बस खेती करने का काम आता है, बाकी दिनों में खाली पड़ा रहता है। तो मिलकर के सामूहिक खेती और सामूहिक उद्यानिकी और सामूहिक पशुपालन, सामूहिक मछली पालन, सामूहिक दुग्ध उत्पादन आदि, इस प्रकार से छोटे मोटे उद्यमिता भी प्रारंभ करने हैं। फलदार पौधे, हरे हरे सब्जियां, खाद्यान्न को भी बढ़ाना है। ऐसा करने से हमारी जो मोहल्ले लेवल पर जो समृद्धि होगी, हर मोहल्ले पर, वो समृद्धि पूरे गांव में दिखाई देगा, और पूरे गांव और मोहल्ले में जो भी उत्पादन होगा, चाहे कृषि उपज हो चाहे वन उपज हो, उसका प्रबंधन, उसका प्रोसेसिंग, उसका मार्केटिंग हमारे ब्लॉक लेवल पर जो टीआरसी होगा, ट्राइबल रिसोर्स सेंटर होगा, आदिवासी संसाधन केंद्र होगा, उसके मार्गदर्शन के हिसाब से उन संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाएगा। अभी के समय में सबसे बड़ा जो जंग है वो अर्थव्यवस्था की जंग है। जिसके पास अर्थव्यवस्था कमजोर होगा वो कोई युद्ध, कोई संघर्ष नहीं जीत सकता। और अभी का जंग, वैश्विक जंग बोले या गृह युद्ध बोले, गृह जंग बोले, भीतर के, भारत के भीतर की जंग बोले, कुछ चंद 2% 3% बड़े बड़े उद्योगपति 98% लोगों की संपत्तियों पर काबिज कर रहे हैं, तो ये भीतर की अर्थव्यवस्था की जंग हो गई। तो इस जंग को बिना अर्थव्यवस्था के जीता नहीं जा सकता। पहले के समय में राज करने के लिए शारीरिक रूप से लोग हथियार, भाला, तीर, धनुष से किसी राजा के यहाँ आक्रमण करके उसको पराजित करके फिर वहां का राजपाट को हथियार लेते थे और राज करने लगते थे। पहले के समय में होता था। आज के समय में तरीके चेंज हो गए। आज के समय में प्राकृतिक संसाधन और आपके जीवन में उपयोग होने वाले सारे संसाधन, उन संसाधनों पर जो कब्जा कर लेता है वही राज करता है, वही गुलाम बनाता है। अर्थव्यवस्था जिसकी मुट्ठी में होता है वही शासन करता है। तो हमारी जो कमजोरियां है वो कमजोरी है हमारी अर्थव्यवस्था, और हमारे पास संसाधन होते हुए भी, सब कुछ संसाधन है हमारे पास होते हुए भी हम प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, हम निर्णय नहीं ले रहे हैं। हमारे हिस्से का निर्णय कोई दूसरा लेता है, हमारे परिश्रम पर बिजनेस कोई दूसरा करता है। इन चीजों का हमको सुधार करने की जरूरत है। साथ ही हमारे नए पीढ़ी, नए जनरेशन जो हैं, उनको प्राकृतिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा, ज्ञान और कौशल की जरूरत है।
हमारा नया पीढ़ी शिक्षित होकर के जब आता है तो उसका भविष्य अंधकारमय होता है, जीरो होता है। या फिर वो छोटा मोटा नौकरी की तलाश करता है। ऐसा लगता है कि जीवन भर पढ़ाई उन्होंने सिर्फ नौकरी पाने के लिए किया, और सच्चाई भी है। जितने लोग पढ़ रहे हैं या जितने लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब लोगों का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीका से पढ़ लिख करके नौकरी पा जाए। नौकरी पाना मतलब दूसरों के यहाँ गुलामी करना, दूसरों के यहाँ अपने आप को गिरवी रखना। तो क्यों ना ऐसा तैयारी बच्चों का हो कि वो अपने आप को दूसरों के यहाँ गिरवी न रखे, बल्कि वो अपने समाज को, अपने समुदाय को समृद्ध बनाने के लिए, जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा काम करे कि उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिले, उसके पास आर्थिक संसाधन भी हो, उसके पास ज्ञान भी हो, कौशल भी हो। ऐसा काम करे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी प्रशिक्षण व्यवस्था, ऐसी कौशल विकास की व्यवस्था हमको मोहल्ले और ब्लॉक लेवल पर करना होगा। तभी हमारा नया पीढ़ी हमारे बताए मार्ग पर चलेगा। हम अपने बच्चों के साथ कितना समय रखते हैं? कुछ भी नहीं समय। बचपन में जब तक वो छोटा था तब तक बच्चे अपने माँ बाप के साथ थे, और जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ वो पढ़ने के लिए निकल गया, कॉलेज करने के लिए निकल गया, या 11वीं के बाद बाहर में पढ़ने के लिए हमने भर्ती कर दिया उसको, कहीं सरस्वती शिशु मंदिर भर्ती कर दिया, तो कहीं और किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भर्ती कर दिया। हमारा बच्चा हमसे कुछ नहीं सीख पाया है। जैसे ही वो बाहर जाता है पढ़ने के लिए, उसको सिखाने वाले एक से एक उसके दोस्त बन जाते हैं, उसके मित्र बन जाते हैं, उसके सहपाठी बन जाते हैं, या जहां पर वो पढ़ने गया वहां भी सांस्कृतिक वैल्यू पर आधारित या हमारे गौरवशाली इतिहास या प्रकृति के रहस्यों दर्शनों पर आधारित उसको कोई शिक्षा नहीं मिलता, तो हमसे, हमारे समाज से वो कट करके अलग हो जाता है। उस पर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उसके मस्तिष्क में डाल देता है, और वो बच्चा हमारे समाज के सॉफ्टवेयर से काम करने के बजाय दूसरों के हिसाब से काम करता है। उसका मन मस्तिष्क में दूसरे विचारधारा स्थापित कर दिया जाता है। इसलिए हमको गुड़ी गोटुल और ब्लॉक लेवल पर टीआरसी का जो गोटुल है, शिक्षा केंद्र है, उसको बनाना पड़ेगा। ऐसा शिक्षा केंद्र बनाना पड़ेगा जहां पर बच्चे प्रारंभ से रहें, वहीं रह के पढ़ें, और वहां सारे संसाधन हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारे प्रकार के सुख सुविधा हो, वहां पर बेहतरीन हॉस्टल हो, जहां पर एसी भी लगा हो, वहां खेलकूद के मैदान हो, उद्यान हो, गार्डन हो, लाइब्रेरी हो, डिजिटल माध्यम से अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए स्क्रीन हो। अगर बच्चों को फिल्म देखने की इच्छा हुई तो वहां सिनेमा घर हो, थिएटर हो, वो सारे संसाधन उस शिक्षा केंद्र के भीतर होगा। वहां पर
शंभू शेख और पारिक उपालिंगों के द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों को भी बताया जाएगा, और साथ साथ आधुनिक जो तकनीक है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आधुनिक विज्ञान है, ज्ञान है, रसायन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अंतरिक्ष विज्ञान है, वो सारे रिसर्च के संसाधन, वो सारे अध्ययन के संसाधन भी वहां मौजूद है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हमको स्थापित करना पड़ेगा अपने अपने ब्लॉक लेवल पर। मोहल्ला लेवल पर तो नर्सरी होगा, जो 5 एकड़ 10 एकड़ जो आरक्षित करेंगे उसी में नर्सरी होगा। बच्चे वहां खेल खेल में सीखेंगे, और नर्सरी से सेलेक्ट होकर के बच्चे प्राथमिक जो विद्यालय होगा उस विद्यालय में जाएंगे, और फिर वहां से ब्लॉक लेवल का टीआरसी में सेलेक्ट होकर के आएंगे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमको बनाने पड़ेंगे। हमको ये शिक्षा व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था, उद्योग व्यापार की व्यवस्था, ये सारी चीज स्थापित करना पड़ेगा। और इन सभी चीजों को स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया गया है, और उस व्यवस्था का नाम है आर्थिक गण व्यवस्था। जब तक हम ये पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, तब तक जो है रिजल्ट जीरो होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं कि यदि कोई बच्चा 10वीं पढ़ाई किया, पूरे साल भर स्कूल गया हो, लेकिन आखिरी में उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा नहीं दिलाऊंगा, तो परीक्षा नहीं दिलाने से उसका साल भर जो पढ़ाई किया है वो सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब तक वो परीक्षा नहीं दिलाएगा तब तक 11वीं क्लास में भर्ती नहीं हो पाएगा, उसका मार्कशीट नहीं बनेगा, उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो सारे मेहनत का सार है आखिरी का परीक्षा उस बच्चे के लिए। उसी प्रकार से हम सब के लिए भी हमारे पूर्वजों की कुर्बानी, उसके शहादत, उसके संघर्ष को यदि रिजल्ट में बदलना है, परिणाम में बदलना है, तो इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को अपना हिस्सेदारी सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बरार और शेयर सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा ये मौसम भी निकल जाएगा। मौसम किसी का इंतजार नहीं करता। किसान सही समय पर यदि बीज का रोपण करता है तो फसल हरे भरे होते हैं, और यदि मानसून निकल गया, मौसम निकल गया, सही समय पर उन्हें बीज नहीं डाला, सही समय पर उन्हें खेत की जुताई नहीं की, तो मौसम निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से अभी जो मौसम चल रहा है वो आर्थिक गण व्यवस्था का मौसम है, और इस आर्थिक गण व्यवस्था के मौसम पर यदि हम लोगों ने अपना शेयर और बरार के रूप में बीजारोपण नहीं किया, अपने मोहल्ले लेवल पर क्लब का निर्माण नहीं किया और ब्लॉक लेवल पर टीआरसी की स्थापना नहीं की, तो ये मौसम भी निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये मौसम से हमारा भविष्य सुधर जाएगा। यदि हम करेंगे तो भविष्य जरूर सुधरेगा, और नहीं करेंगे तो ये मौसम भी निकल जाएगा। कई मौसम निकल चुके। दादा हीरा सिंह मरकाम भी एक मौसम की तरह, मानसून की तरह आए थे। अगर उस समय सब लोगों ने उस मौसम के हिसाब से अपनी भूमिका अदा किए रहते तो आज परिस्थिति अलग होता।
सब कुछ ठीक ठाक हो चुका रहता। अब वो मौसम निकल गया, अब ये मौसम आया है, आर्थिक गण व्यवस्था और कोया पुनः संगत का। और ये मौसम निकल गया तो समझो फिर से जो मौसम आएगा वो कैसा होगा। और बार बार छोड़ते चले जाने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब हम बार बार खेत को खुला छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते हैं, तो उसमें बहुत से झाड़ झंकाड़ उगाते हैं, बहुत से खरपतवार उगाते हैं, वो जमीन जो उपजाऊ था वो बंजर होने लगता है। उसी प्रकार से हमारा समाज हजारों सालों से मौसम को इग्नोर करते आया है। इसलिए इस बार की ये मौसम खाली नहीं जाना चाहिए और इसको करने के लिए हम सब लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। और सिर्फ हम लोगों को सक्रिय होने से काम नहीं चलेगा। अपने अपने 15 गांव के लिए एक एक वॉलंटियर सिलेक्ट करना पड़ेगा और हर मोहल्ले के लिए भी वॉलंटियर सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनको भेजना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और वो फुल टाइम एक सैनिक की तरह काम करें। चलिए आज के योग और तंद्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बढ़ जाए।